भारतीय इतिहास में साम्राज्य की नींव चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसे राजनीतिक अस्थिरता का काल कहा जा सकता है। ये भूमि किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थी, बल्कि अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभाजित थी। इन राज्यों के शासक अपनी सीमाओं के विस्तार और अपनी शक्ति के प्रदर्शन में लगातार एक दूसरे से संघर्षरत रहते थे। इस निरंतर आपसी संघर्ष ने राज्यों की सामूहिक शक्ति को कमजोर कर दिया था, और यही कमजोरी उत्तर पश्चिमी सीमाओं से आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अनुकूल परिस्थिति बन गई थी। इसी समय गंगा घाटी का मगध राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि और संगठित सैन्य संरचना के कारण अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रभावशाली बनकर उभरा। हालांकि मगध की शक्ति निर्विवाद थी, पर उसका शासन जनता के विश्वास से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। मगध पर उस समय नंद वंश का शासन था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार राजा धनानंद अपार धन संपत्ति का स्वामी था और उसके पास एक विशाल सेना भी थी। किंतु भारी कर व्यवस्था और कठोर प्रशासनिक नीतियों के कारण जनता में असंतोष फैल चुका था। इतिहासकारों का मानना है कि यही असंतोष नंद शासन की सबसे बड़ी कमजोरी बना। इसी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में चंद्रगुप्त मौर्य का उदय होता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, जैन परंपराओं और यूनानी लेखकों के विवरणों से ये संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन राजसी वैभव से दूर साधारण और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में बीता। उनका जन्म किसी स्थापित राजवंश में नहीं हुआ था, और यही कारण था कि उन्होंने जीवन को नीचे से ऊपर तक देखा और समझा। चंद्रगुप्त के जीवन की दिशा उस समय निर्णायक रूप से बदलती है जब उनका संपर्क आचार्य चाणक्य से होता है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। वे राजनीति, अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र के असाधारण विद्वान माने जाते थे। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार जब चाणक्य मगध के दरबार में पहुंचे तो राजा धनानंद ने उनका अपमान किया। इस अपमान को चाणक्य ने केवल व्यक्तिगत इंसल्ट नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट और अन्यायी शासन का प्रतीक माना। यहीं से उन्होंने नंद वंश के पतन का संकल्प लिया। इसी क्रम में उनकी भेंट युवा चंद्रगुप्त से हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में नेतृत्व, साहस और निर्णायक क्षमता के गुण देखे। इतिहासकारों का मत है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल एक शिष्य नहीं, बल्कि एक भावी शासक के रूप में गढ़ा। चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाया गया, जहां उन्हें सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ राजनीति, कूटनीति, प्रशासन और गुप्तचर व्यवस्था का व्यवस्थित ज्ञान दिया गया। ये प्रशिक्षण उन्हें केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि राज्य चलाने के लिए तैयार कर रहा था। नंदवंश के विरुद्ध संघर्ष सरल नहीं था। प्रारंभिक प्रयासों में चंद्रगुप्त को असफलता भी मिली, किंतु इन असफलताओं को पराजय मानने के बजाय रणनीतिक अनुभव के रूप में देखा गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी योजना में परिवर्तन किया, जनता का समर्थन प्राप्त किया और धीरे धीरे नंद शासन की नींव को कमजोर किया। लगभग 321 ईसा पूर्व नंद वंश का अंत हुआ, धनानंद पराजित हुआ और मगध की सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में आ गई। इसी क्षण से मौर्य वंश की स्थापना हुई, जिसे भारतीय इतिहास का पहला संगठित साम्राज्य माना जाता है। सत्ता में आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का लक्ष्य केवल मगध तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उत्तर भारत, पंजाब, सिंध और गंगा घाटी के विस्तृत क्षेत्रों को अपने शासन के अंतर्गत लाया। इस विस्तार ने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता का अनुभव कराया। सिकंदर महान की मृत्यु के पश्चात उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ा। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संघर्ष हुआ, जिसका अंत एक महत्वपूर्ण संधि में हुआ। इस संधि के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त को उत्तर पश्चिम के महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुए और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज मौर्य दरबार में आया। मेगास्थनीज की रचना इंडिका आज मौर्य काल के अध्ययन का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन केंद्रीकृत और अनुशासित था। प्रशासन, न्याय व्यवस्था और कर प्रणाली स्पष्ट नियमों के अंतर्गत संचालित होती थी। गुप्तचर व्यवस्था राज्य की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र इस शासन व्यवस्था की वैचारिक आधारशिला माना जाता है।
जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता और वैभव से विरक्त होने लगे। उन्होंने शासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और जैन धर्म से प्रभावित होकर संन्यास का मार्ग अपनाया। दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में उन्होंने संलेखना द्वारा अपने जीवन का अंत किया। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के प्रथम सम्राट थे। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारत को राजनीतिक एकता की दिशा में पहली बार संगठित किया। उनकी विरासत मौर्य साम्राज्य, अशोक महान और भारतीय प्रशासनिक परंपरा के रूप में आज भी जीवित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो पार्ट 2 के लिए अपना कमेंट जरूर